वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेशन का। लास्ट मैंने कहा था कि जो सेकंड लेक्चर में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था वो सेकंड कंटिन्यू करेंगे उसको आगे। तो ये जो फ्लो चार्ट है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली क्लास में, इसके कुछ पार्ट्स हैं स्टोमक के आगे जो मुझे अभी डिटेल में डिस्कस करना है, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी अगर हम देखें कि हमने स्टोमक में देखा था कि स्टोमक जो है, स्टोमक के अंदर तीन पार्ट, दिस इज कार्डियक, ये जो है ये है फंडिक, और ये जो नीचे की तरफ है दिस इज पाइलोरिक। तो जो खाना हम खा रहे हैं वो पाइलोरिक में आके गिरता है। ये देखो इस तरह से जब हम खाना खाते हैं, मुंह में खाने को डाल रहे हैं, चपाती खाओ, फुल्का खाओ, कुछ भी खाओ, चावल खाओ, जो भी खाना हम खा रहे हैं चबा के उसको बोलस कहते हैं। जब मुंह में वो बन जाता है ना गोला जैसा, वो बोलस है जिसको हम निगल जाते हैं नीचे, दैट इज कॉल्ड बोलस, BOLUS। ये बोलस बोलस करके ये नीचे गिरता जाता है। हमारी जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है, उसके थ्रू ये नीचे की तरफ गिरता है। और कहाँ गिरता है? पाइलोरिक स्टोमक में गिरता है। क्लियर? तो पाइलोरिक स्टोमक में पहले ये बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। पाइलोरिक स्टोमक बढ़ता जाता है और इसमें जो प्रेजेंट एयर है वो ऊपर की तरफ जमा होती है फंडिक स्टोमक में। ये जब ज्यादा हो जाती है तो यहाँ डकार की फॉर्म में हमारे मुंह से बाहर निकलती है, जिसको हम बर्प कहते हैं, BURP, बर्प। तो वो गैस बाहर निकलती है और हमें कुछ लोग कहते हैं भाई लो भाई मेरा खाना तो हो गया, मेरा बस इतना ही था कैपेसिटी, है ना, डकार मार के मतलब है कि बस मैंने खा लिया, है ना। तो ये अच्छी इंडिकेशन है। ये हो गया। अब स्टोमक में जो तीन ये पार्ट मैंने बता दिए। अब इसके बाद आ गया जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मींस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टोमक। स्टोमक के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं? ग्लैंड मैं ये ग्लैंड में अलग टॉपिक भी पढ़ाऊंगा कि ग्लैंड्स हैं क्या, ताकि बच्चों को पूरी क्लियरिटी हो जाए। तो ग्लैंड है एनीथिंग इन योर बॉडी विच सिक्रीट समथिंग। बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट, छोटा सा मांस का लोथड़ा, जो कुछ सिक्रीट कर सके, कुछ निकाल सके, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, दे रिलीज गैस्ट्रिक जूस। कितना रिलीज करते हैं? एक दिन में हमारे जो स्टोमक गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये कम से कम 3000 मिलीलीटर, यानी 3 लीटर, 3 लीटर और 3000 मिलीलीटर पर डे। देखो कितनी ज्यादा क्वांटिटी है ये। ठीक है ना। तो इतना ज्यादा ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। अब ये ग्लैंड्स हैं क्या? अगर हम स्टोमक को ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये स्टोमक आ गया। जो स्टोमक की अंदर की दीवार है ये टॉवल जैसी होती है। जैसे हमने तौलिया देखा ना, टॉवल जिससे हम अपने बॉडी को साफ करते हैं, तो उसके ऊपर छोटे छोटे धागे के फाइबर्स निकले होते हैं। ऐसा टॉवल बढ़िया होता है, अच्छा होता है, टॉवल की पहचान है। ऐसा इसलिए ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके, उसको ज्यादा एरिया बढ़े और हमारी बॉडी में टच में आए और जो भी पानी है उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसी तरह जो स्टोमक की अंदर की वाल है वो टॉवल जैसी है, लेकिन उसको यहाँ पे किसी को एब्जॉर्ब नहीं करना है। वो यहाँ पर इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हों और वो अपनी सिक्रीशन को बाहर निकालें। ठीक है। तो ये जो स्टोमक की दीवार है, मैं ये जो स्टोमक की दीवार है इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ मैं दिखाता हूँ। तो सोचो ये स्टोमक की दीवार है इतनी मोटी। ठीक है। ये स्टोमक की वॉल है, वॉल। तो इस वॉल के अंदर क्या है? ये वॉल को हम थोड़ा सा इसके लिए ऐसे जगह बनाएंगे यहाँ, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये। तो इस वॉल के अंदर इस तरह से ये ग्लैंड्स हैं, इस तरह से। तो ये ग्लैंड्स किसके बने हैं? सेल्स के। देखो ऐसे ऐसे हम सेल्स के ये ग्लैंड्स बने हुए हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। और बाहर की तरफ छोटी सी पाइप के थ्रू ये बाहर की तरफ खुल जाते हैं। तो ये सेल्स अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स की बनी है। तो कोई भी अगर चीज हो रही है ना तो वो सेल ही कर रहा है बेसिक लेवल पे। हर एक सेल छोटा छोटा जूस निकाल रहा है और वो जूस इन जगहों में कलेक्ट होता है और फिर वो जूस बाहर गिरेगा, बाहर रिलीज कर देंगे ऐसे करके। तो वो सारा जूस जो है वो स्टोमक के अंदर कलेक्ट होगा। अब नीचे से जूस निकाल रहे हैं सेल्स, मतलब ग्लैंड मिलके, और ऊपर क्या है? खाना। तो वो जूस किस में जा रहा है? वो खाने को टच कर रहा है। तो वो खाने को टच कर रहा है, यही तो हमारा काम है उसका, खाने को डाइजेस्ट करना। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये जो मैंने एक फिगर ये जो बना रहा हूं, दिस इज वन गैस्ट्रिक ग्लैंड, वन गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ऐसे बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, अनलिमिटेड, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर है क्या? तो मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड को अगर हम ध्यान से देखें, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। तो सोचो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड इस तरह से था, तो इसके अंदर है क्या? ये सेल्स का बना हुआ है इस तरह से। तो दीज आर दी सेल्स।
ये इन सेल्स का न्यूक्लियस। ठीक है, एकदम आसान है, सेल का तो सब जानते हैं। ये जो सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, ये लगभग 4 से 5 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। सारे सेम नहीं है, बिकॉज़ ये अलग-अलग चीज़ें निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टमक में तुम एक चीज़ नहीं डाल रहे हो ना खाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट भी डाल रहे हो, प्रोटीन भी डाल रहे हो, फैट भी डाल रहे हो, पानी भी पी रहे हो, सब कुछ, है ना? तो ये जो ग्लैंड है इसके अंदर 4 से 5 किस्म के सेल्स हैं। मैं वो सेल्स के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कौन-कौन से सेल्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर है हमारे पास जैसे चीफ सेल्स, और उसके पास हैं ऑक्ज़िनटिक सेल्स। चीफ सेल्स को पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। पेप्टिक सेल्स, ऑक्ज़िनटिक सेल्स, और हैं हमारे पास गोबलेट सेल्स, और हैं जी सेल्स। तो ये कुछ एक अर्जेंटिफिन सेल्स करके भी हैं। तो वो हम बाद में लेटर डिस्कस करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट बात है पहले वो देख लें। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, दे मेक गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये सेल्स क्या दे रहे हैं सारे मिलकर? ये इनकी सिक्रीशन से बनता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। जब मैं डाइजेशन पे आऊँगा कि डाइजेशन के स्टेप्स क्या हैं, उसमें यही सेल्स के नाम दोबारा रिपीट होंगे और ये क्या रिलीज करते हैं मैं उसकी बात करूँगा। ठीक है, सारा यहाँ नहीं करूँगा, खिचड़ी पक जाएगी। तो ये याद रखना, ये टाइप के सेल्स हैं इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। क्लियर? अब इसमें से एक टाइप है जो गोबलेट सेल्स हैं, उनका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। गोबलेट सेल्स सिक्रेट करते हैं म्यूकस। ठीक है, स्टोमक के अंदर देखो, स्टोमक के अंदर जो डाइजेशन चल रही है उसके साथ साथ एक और चीज है, वो है एसिड। ठीक है, पता होना चाहिए कि स्टोमक के जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं HCl। ठीक है, ये इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो हम बाहर से खाना खा रहे हैं उसको नरम कर दी किया जा सके। हम हार्ड चीज़ भी खाते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि जो एसिड है वो हमारे उस खाने को जला देता है। जलाने का मीन्स उसको नरम कर देता है, उसकी जो अकड़ है उसको तोड़ देता है। और दूसरा, ये आने वाले कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हो हमारे खाने के अंदर, उसको मार देता है, तकरीबन मैक्सिमम को मार देता है। और इसका एसिड का रोल है, कुछ एंजाइम है जिनको ये एक्टिवेट करता है, जो नॉर्मली काम नहीं करने चाहिए, लेकिन उनको ये काम करवा देता है, एक्टिवेट कर देता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये म्यूकस का, अब ये म्यूकस HCl, म्यूकस का पर्पस क्या है कि म्यूकस निकलता है ताकि HCl जो है वो स्टोमक की दीवार को जला ना दे। ठीक है ना? ये स्टोमक है, देखो एसिड है ना, अभी मैं अपने हाथ पे एसिड गिराऊँ तो वो जल जाएगा। लेकिन स्टोमक के अंदर एसिड निकल रहा है लेकिन स्टोमक जल नहीं रहा है। तो उसकी खास बात क्या है कि म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए म्यूकस का रोल है यहाँ पर। ठीक है? तो ये बात हो गई। अब चलते हैं आगे। तो ये मैंने डिस्कस कर दी यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा। काफ़ी सारे बच्चों को या लोगों को आदत होती है कि वो टाइम पर खाना नहीं खाते हैं। मतलब जो टाइमिंग है हमारे खाने की, वो स्पेसिफिक है। सुबह 7 से 9, दोपहर को 12 से 2 और रात को फिर से 7 से 9। अगर इस टाइम के बीच में हम खाना नहीं खाएँगे तो क्या होता है, जो HCl है वो स्टोमक में तो निकलना ही निकलना है खाने के टाइम। लेकिन HCl निकल रहा है, एसिड निकल रहा है और आगे खाना है नहीं, तो क्या होगा? तो वो स्टोमक की दीवार पे एक्ट करेगा। लेकिन हम कहते हैं म्यूकस है जो दीवार को बचा लेगा, है ना? लेकिन म्यूकस दीवार को तो बचाएगा, बट 100% हर बार नहीं बचाएगा। तो अगर ऐसा चलता रहा, हमें आदत पड़ गई खाना टाइम पर नहीं खाने की, तो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते हमारे स्टोमक में अल्सर हो जाएँगे, यानी स्टोमक में छाले जैसे पड़ जाएँगे। जो छाले आगे जाके छेद में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक बारी स्टोमक में छेद हो गया तो वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, हॉस्पिटलाइज़ेशन करना पड़ जाता है। ठीक है? तो देखो, अगर लोग टेबलेट खाते हैं, स्टोमक में जलन पड़ रही है, वो सारी जो होती है हमारी बचपन की हुई गलतियाँ, कि टाइम पर खाना नहीं खाना, और फिर ये बड़े होके हमारे सामने आ जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से, और जो भी सुन रहे हैं ये क्लास, कि खाना हमेशा टाइम पर खाएँ, ताकि जो एसिड है वो खाने पे एक्ट करे, ना कि हमारे स्टोमक की दीवार पे एक्ट करे। क्लियर? ये एक इम्पोर्टेंट बात मैंने शेयर कर दी। अब स्टोमक से आगे चलते हैं तो ड्यूडेनम। तो फटाफट ड्यूडेनम की डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ड्यूडेनम स्टोमक के बाद का स्ट्रक्चर है। तो पहले मैं ये देखो, स्टोमक, और स्टोमक के बाद ये सी शेप, सॉरी यू शेप जो ट्यूब बन जाती है, सी भी बोल सकते हैं वैसे। ये यू शेप ट्यूब बन गई, दिस इज ड्यूडेनम। ठीक है? तो अगर पिछले हम फ्लो चार्ट को देखें तो ड्यूडेनम के साथ क्या-क्या जुड़ा हुआ है? लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये 3 चीज़ें ड्यूडेनम के साथ जुड़ी हैं। ठीक है? अब इनको ही हमने देखना है। तो मैं यहाँ पर साइड पे कर लेता हूँ। ये मान लेते हैं जी, ये हमारा लीवर है। ठीक है? ये लीवर है, और यहाँ पर स्टोमक के नीचे लीफ लाइक पत्ते जैसा होता है पैनक्रियाज, जिसको देसी भाषा में तिली भी कहते हैं, तिली। ये पैनक्रियाज, ये आ गया पैनक्रियाज, और ये है लिवर। पहले हम कनेक्शन देख लें, समझ लें, फिर बाकी बातों पे चलते हैं। और तीसरा था इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो कहाँ है? वो ड्यूडेनम के अंदर ही है। जैसे मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड बताया ना दीवार में, इसी तरह ड्यूडेनम के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, जैसे अब लीवर को देखेंगे। तो लीवर के अंदर क्या है भाई? लीवर का काम क्या है? लीवर का काम है, लीवर से जूस निकलेगा। जैसे लीवर
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने जूस निकाला, लिवर भी एक जूस निकालेगा और उस जूस का नाम है बाइल। लिवर के जूस का नाम है बाइल। और लिवर का जूस एक ही जगह काम आता है, वो है फैट की जब डाइजेशन होती है। जब भी हम फैट खाते हैं, तेल, घी, जो भी खाने में ऑयली हो, चिकनाहट वाली चीज़ खाएँगे, तो बाइल, लिवर से बाइल निकलेगा, ठीक है? तो लिवर के जो छोटे-छोटे सेल्स हैं, पूरे लिवर के अंदर जो सेल्स हैं, वो सारे सेल्स मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइल, क्लियर? ये बाइल जो है, ये छोटे-छोटे डक्ट्स, छोटी-छोटी पाइप्स, उनको कहते हैं हेपेटिक डक्ट्स। तो लिवर का दूसरा नाम है हिपैट। तो हिपैटिक कहते हैं ना, हेपेटाइटिस, तो लिवर से निकली है वो टर्म। हेपेटाइटिस मतलब लिवर की सूजन, स्वेलिंग ऑफ लिवर। इनको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट्स। डक्ट का मतलब क्या है? छोटी सी पाइप। जब भी वर्ड डक्ट आए बायोलॉजी में, समझ जाना छोटी सी पाइप। हिपैटिक मतलब लिवर से निकल रही है। तो ये छोटी-छोटी जो पाइप्स हैं, ये मिलती हैं आपस में, ठीक है? और ये मिलके क्या बनाती हैं? एक हिपैटिक डक्ट पाइप। छोटी-छोटी पाइप मिलके एक बड़ी पाइप बना देंगी, क्लियर? अब वो हिपैटिक डक्ट क्या करता है? वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में यानी डुओडेनम में नहीं जा रहा है। वो हिपैटिक डक्ट एक थैली में जाके खुलता है। तो वो मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ये एक थैली जैसी है। इस थैली का नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है? जिसमें पत्थरी हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? लिवर की बाइल को स्टोर करना टेम्परेरीली, जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? तो यहाँ से क्या होता है, ये जो गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर कनेक्ट है हेपैटिक डक्ट से इस तरह से, ठीक है? और फिर आगे ये पाइप आगे निकल जाती है गॉल ब्लैडर से होकर, इस तरह से। तो गॉल ब्लैडर से जो जुड़ा हुआ है इस डक्ट के थ्रू, इसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। और जो गॉल ब्लैडर से आगे की तरफ डक्ट निकला, उसको कहते हैं बाइल डक्ट, क्योंकि इसके अंदर लास्टली बाइल जा रहा है। दैट इज कॉल्ड बाइल डक्ट, बाइल वाली पाइप। और ये बाइल डक्ट फिर आगे को चला गया और ड्यूडेनम में खुल गया, बट एकदम से नहीं खुल रहा है। ये पीछे से घूम के यहाँ पे खुल रहा है। पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों इकट्ठे पहले आपस में खुलते हैं, फिर दोनों जाके ड्यूडेनम के अंदर खुल रहे हैं। तो ये दोनों जैसे कहते हैं ना, वो 2 नलके की पाइप आ रही है, एक पाइप यहाँ से आ रही है, एक पाइप यहाँ से आ रही है। ये दोनों आपस में जुड़ जाती है, तो एक जंक्शन जैसा बन जाता है ना, एक जंक्शन जैसा। कभी देखा होगा पाइप्स में 2-3 पाइपें इकट्ठी और जंक्शन बन जाता है। ऐसा यहाँ पर एक जंक्शन बन जाता है। किसका जंक्शन? पैनक्रियाटिक डक्ट का और बाइल डक्ट का जंक्शन बन जाता है, ताकि दोनों इकट्ठे खुलें। किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर। इस जंक्शन को नाम क्या दिया? देखो कितना आसान है, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। हिपैटो मतलब लिवर से लिवर की बात होगी, और पैनक्रियाज मतलब पैनक्रियाटिक। हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, और एम्पुला होता है एक, मतलब एक बल्जिंग सा स्ट्रक्चर, एक जंक्शन जैसा सूजा हुआ। तो हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, क्लियर? फिर ये हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ये खुलता है किसके अंदर? ये खुलता है हमारे ड्यूडेनम के अंदर। जो भी बाइल गिरा और पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज ने क्या बनाया? पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों जाके कहाँ गिरे? ड्यूडेनम के अंदर गिरे। अब इनके अंदर क्या था, इन्होंने क्या किया, वो हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे, बट ये समझना बड़ा जरूरी था, हाउ द लिवर एंड द पैनक्रियाज आर कनेक्टेड विद द ड्यूडेनम। आई होप ये समझ आ गया हो। फिर से बोलता हूँ कि लिवर से छोटे छोटे जो सेल्स हैं, वहां से निकला अपना बाइल, और इनको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। फिर हिपैटिक डक्ट जुड़ा गॉल ब्लैडर से थ्रू सिस्टिक डक्ट। फिर वही गॉल ब्लैडर से आगे निकल रहा है थ्रू बाइल डक्ट, और जो जुड़ गया पैनक्रियाटिक डक्ट से, बना दिया हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, और दोनों मिलकर खुल गए ड्यूडेनम के अंदर, क्लियर? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल मेडिकल मेडिकल सेंस में, कि देखा होगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, राइट? तो क्या करते हैं डॉक्टर? बोलते हैं जी छोटा सा ऑपरेशन है, गॉल ब्लैडर बाहर निकाल दिया, उसकी जो ये थैली है इसको बाहर निकाल दिया, क्लियर? अब गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल के, ये देखो यहाँ से क्या करता है डॉक्टर? छोटा सा ऑपरेशन करता है, यहाँ से गॉल ब्लैडर को पकड़ के बाहर निकालता है, तो टाँके लगा देता है, कहानी खत्म। क्योंकि वो पाइपें तो पहले ही डायरेक्ट थी, ठीक है? तो टेंशन नहीं है। समझ आ गई बात? तो गॉल ब्लैडर को काट के यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, तो लीवर फिर डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जमा रहता था, जब ज़रूरत है वो उसमें उलट देता था। गॉल ब्लैडर से स्क्वीज़ करता था ऐसे चिप्स करके, और वो माल गिर जाता था ड्यूडेनम में। लेकिन अब क्या होगा? अब थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा लीवर को डालना पड़ेगा। मतलब एकदम से अगर कोई फैटी चीज़, तभी डॉक्टर बोलता है भाई गॉल ब्लैडर नहीं है, अब तुम फैट नहीं खा सकते ज़्यादा। अब वो करना है, अगर ज़्यादा फैट खाओगे तो फिर वॉमिटिंग हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा। तो ये है उसका रीज़न, क्लियर? तो ये हो गया। तो पैनक्रियाज हाउ दे आर कनेक्टेड। अब तीसरी बात रही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो ऑलरेडी ड्यूडेनम के अंदर हैं।
ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हैं ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन कॉल्ड ब्रनर्स ग्लैंड, BRUNNERS, ब्रनर्स ग्लैंड। और सेकंड कैटेगरी है क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकंस, क्रिप्ट्स ऑफ KUHNS, ये साइंटिस्ट के नाम से है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की। तो ब्रनर्स ग्लैंड्स एंड क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकंस, दे आर प्रोड्यूसिंग इंटेस्टाइनल जूस। तो लिवर प्रोड्यूस्ड बाइल, पैनक्रियाज प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर है एंजाइम, बाइल को छोड़ के। बाइल में एंजाइम नहीं है, बाइल में सॉल्ट्स होते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम जब प्रोसेस डाइजेशन पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये आ गया किस इनके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ जो। आई होप अंडरस्टैंड हो गया। अब चलते हैं, फिर से पीछे चलेंगे। तो हमने लीवर को देख लिया, पैनक्रियाज को देख लिया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देख लिए। अब आती है जेजिनम पे। तो ड्यूडेनम के बाद आ गई जेजिनम। तो ड्यूडेनम के बाद आ गई जेजिनम। हम इंटेस्टाइन की डायग्राम पे आ जाते हैं, ये देखिए। तो ड्यूडेनम के बाद आ गई जेजिनम, तो ये रही जेजिनम। तो जेजिनम के अंदर क्या बताया मैंने? सिर्फ है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब कौन से इंटेस्टाइनल ग्लैंड? ड्यूडेनम में तो हमने देखा ब्रनर ग्लैंड भी थे और क्रिप्स ऑफ लेबरकन भी थे, लेकिन जेजिनम में ब्रनर्स ग्लैंड नहीं होंगे। नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज एब्सेंट इन जेजिनम, और विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ओनली इन ड्यूडेनम। क्लियर? तो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, कोई रट्टाबाजी की जरूरत ही नहीं है। तो जेजिनम में ब्रनर्स ग्लैंड नहीं होते, जेजिनम में सिर्फ क्या है? क्रिप्स ऑफ लेबरकन्स, क्रिप्स ऑफ लिबरकन। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारी डाइजेशन जो हो गई है, ज्यादातर मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम तक हो गई है, अब थोड़ी रहती है वो यहाँ हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद आता है इलियम। तो इलियम में कोई डाइजेशन नहीं हो रही, इलियम में होती है एब्जॉर्प्शन। क्योंकि इलियम की जो मतलब इलियम की जो मैक्सिमम अंदर की सरफेस है उसका डिजाइन ऐसा है कि वो अब जो भी हमने खाने के अंदर जो हमारा पोषण था, कंसंट्रेट था, उसको इलियम एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड। कहानी खत्म। क्लियर? तो अब जो प्रोडक्ट बन गए हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को मैंने बताया फर्स्ट लेक्चर में, कार्बोहाइड्रेट से क्या निकला? ग्लूकोज वगैरह। और प्रोटीन से क्या निकले? अमाइनो एसिड। और फैट से क्या निकले? अपना ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड्स। तो ये सारा सामान इलियम में हो जाएगा एब्जॉर्ब, और आगे इलियम इसको डाल देगा ब्लड में। वो हम इलियम को समझेंगे अभी, इलियम का स्ट्रक्चर तो हमें आराम से समझ आ जाएगा। क्लियर? तो फटाफट चलते हैं इलियम के स्ट्रक्चर की तरफ। अब इलियम जो हमारी इंटेस्टाइन है, तो मैं पहले यहाँ पर एक ओवरव्यू ऐसे बना देता हूँ। तो सोचो ये इलियम है इस तरह से, ठीक है, पाइप जैसी। ये देखो इंटेस्टाइन। अब इस पाइप को अगर हम अंदर से देखें, जो इसकी दीवार है, देखो भाई, कोई ये जो मांस की दीवार है ना, ये वॉल है इसकी, है ना? हर साइड से 3D में सोचो। तो जो ये इलियम की वॉल है अंदर की साइड, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये आ गई बाहर वाली, मैं दीवार को मोटा बना दिया ना, ये आ गई अंदर वाली। तो अंदर वाली दीवार कुछ इस तरह से है, ये एक साइड। तो इलियम अंदर से, ये इलियम को मैंने बड़ा करके बनाया, ये दीवार है, ये वॉल है। बच्चे डायग्राम को एनालाइज नहीं कर पाते, इसलिए मैं बेसिक लेवल पे घुस जाता हूँ। तो ये दीवार है, वॉल। अब देखो वॉल बाहर से कैसी है? स्मूथ। भाई इंटेस्टाइन किसी भी देखो जानवर की, कभी देखी हो, कभी इंटरनेट पे देख सकते हो, बाहर से तो ऐसे मुलायम दिखती है एकदम साफ। बट उसको फाड़ के अंदर से अगर देखें तो अंदर से इंटेस्टाइन ऐसी ही है। यानी ये जगहें जो है ये खोखली जगहें हैं। तो मांस देखो कैसे लटका हुआ है, देखो ये मांस के लोथड़े ये लटक रहे हैं। दीज लोथड़े जो अंदर लटक रहे हैं, दे आर कॉल्ड विलाई। सिंगल एक को विलस बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो विलाई। क्लियर? LLI, विलाई। तो ये क्या है? विलाई। ऊपर भी हर साइड पे पता है पूरा 3D में देखो, अंदर से ऐसे 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 बनी हुई है बिलाई, ये इंटेस्टाइन की दीवार। और हमारा खाना कहाँ है? जो भी खाना वाना हमने खाया वो यहाँ पड़ा हुआ है, खाना वाना ये जो भी अब पोषण खाना है जो डाइजेस्ट हो चुका है वो ऐसे पड़ा हुआ। अब अंदर की दीवार ऐसे ऐसे क्यों गई है? सेम आंसर जो पहले भी हमने देखा था स्टोमक के केस में, ये ऐसे इसलिए है टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस कनेक्ट में आ सके। अगर देखो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ खाना पड़ा है ना, तो खाना टच हो रहा है इन दीवारों के साथ। अगर ये अंदर वाली दीवार ऐसी होती सीधी, तो कितना खाना टच कर लेती। लेकिन इसके बजाय ये ऐसी नहीं है, ये ऐसे ऐसे है ना, तो कितनी ज्यादा लंबी है असल में, क्योंकि फोल्ड हो गई है। तो दैट इज वाई ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस को बढ़ाने के लिए, ताकि खाना ज्यादा से ज्यादा इधर एब्जॉर्ब हो पाए, हमारे ब्लड में जा पाए। क्लियर? ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम किसकी बनाने जा रहा हूँ? इस एक विलस की। मैं इस एक विलेस को बड़ा कर रहा हूँ, ताकि आखिर इस एक विलेस में चल क्या रहा है, तो सब में वही चल रहा है। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक विलेस की डायग्राम बना रहा हूँ जस्ट। तो ये इतना सा पोर्शन, और ये एक विलस।
ठीक है। अब हमारा फूड कहाँ है, ताकि एनालाइजेशन हो, गड़बड़ ना हो दिमाग में। तो ये फूड पड़ा हुआ है इधर, ये भी येलो कलर में क्या है, दिस इज डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड। अब ये जो विलस है, इस विलस के अंदर होती है ब्लड वेसल्स। किस तरह से, ये ब्लड वेसल यहाँ से आ रही है दीवार से, और ये ब्लड वेसल फिर ऐसे चली जाती है इधर, और यहाँ से घूम के फिर इधर से ऐसे चली जाती है इस तरह से। इसी तरह फिर अगले व्हीलस में घुस जाएगी, फिर घूम के निकलेगी। तो ये ब्लड वेसल क्यों घूम के निकल रही है, ताकि जो भी खाने के अंदर यहाँ पे है, जो भी खाने में जो पोषण है, वो पोषण यहाँ से, देखो वो पोषण क्या करेगा, पहले विलस की दीवार को क्रॉस करेगा, फिर इन सेल्स में घुस जाएगा, फिर ब्लड वेसल्स के सेल्स में घुसेगा और ब्लड के अंदर आ जाएगा, यहाँ से अंदर चला जाएगा। अब ये जो विलस की दीवार दिख रही है, ये जो विलस की ये दीवार है, ये दीवार भी इतनी सिंपल नहीं है। अब मैं और बड़ा कर रहा हूँ विलस को, तो डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो देखा जाए तो विलस की दीवार जो है वो भी सेल्स की बनी हुई है। और जो विलस की दीवार के बाहर वाले सेल्स हैं, उन सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने भी फिंगर लाइक प्रोसेसेस बना ली हैं। देखो जैसे पूरा विलस भी, जैसे अंदर की दीवार ने ऐसे बना दिए थे फिंगर लाइक प्रोसेसेस, इसी तरह हर एक सेल ने फिंगर लाइक प्रोसेस, मतलब इतनी गहरे लेवल पे सरफेस एरिया को बढ़ाया जा रहा है। पहले तो बड़े लेवल पे बढ़ाया, अब छोटे लेवल पे सेल भी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसा ऐसा करके एक एक सेल अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करे हुए है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान को छोटे समय में एब्जॉर्ब कर सके। देखो क्या नेचर की ब्यूटिफिकेशन है ये। देखो मतलब जो विलियस का सेल है, देखो अभी कभी भी विलियस के सेल को माइक्रोस्कोप में देखें तो वो इस तरह से नजर आएगा, ऐसा। ये न्यूक्लियस, और वो सरफेस जो खाने के टच में है, यानी यहाँ अगर खाना पड़ा हुआ है, खाने का वही पोर्शन, तो डाइजेस्टेड फूड, तो वो वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी हो जाती है, ताकि ये भी सेल ज्यादा से ज्यादा चीजों को अंदर खींच सके। हाउ ब्यूटीफुल। तो ये हो गया। अब यहाँ पे और अंदर क्या था, ब्लड वेसल, फिर से मैं यहाँ पे बना लूँ। तो ये ब्लड वेसल यहाँ से आई थी, तो ये होके निकल गई। तो ब्लड वेसल भी किसकी, उसकी दीवार भी सेल्स की बनी है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये भी ऐसे 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 सेल्स हैं। अब सेल लेवल पे आ गए हैं तो हर साइड सेल्स ही सेल्स बनाने पड़ेंगे। ये देखो, तो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो पहले इन सेल्स को क्रॉस करेगा, यानी द सेल्स ऑफ द विलाई, और इन सेल्स के ऊपर भी जो ये उंगलियां बन गई हैं, जैसे ये मेन को हमने क्या बोला, विलस, इसी तरह इस सेल की एक उंगली को बोलते हैं माइक्रोविलस, माइक्रोविलस, और सबको बोलेंगे माइक्रोविलाई। तो मैंने देखा स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता कि माइक्रोविलाई है क्या, तो बस रट्टा मार देते हैं विलाई माइक्रोविलाई। तो विलाई माइक्रोविलाई का ये कनेक्शन है। तो माइक्रोविलाई आर द सेल्स ऑफ द विलाई, क्लियर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल्स ऑफ द विलाई। तो खाना पहले, अब ये जो ऊपर सेल्स हैं जो पहले वाले, खाना इनके अंदर घुसेगा, इनसे फिर ब्लड वेसल के सेल्स के में घुसेगा, उनको पार करके फिर वो जाके ब्लड में घुसेगा, और ये फिर हर विलस से उठाया हुआ पोर्शन जो है वो ब्लड, छोटे 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 वो ब्लड की कैपिलरीज को कलेक्ट करके ले जाएंगे इकट्ठा, सब एक जगह लेके फिर हमारी बॉडी को वो खाना पहुंचेगा। इज दैट क्लियर। तो ये था हमारा माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर, हमारे अपना इलियम का स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, कि अंदर से खाना कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो ये अल्टीमेटली इस तरह से जाएगा। अब क्योंकि डाइजेशन तीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, फैट की अलग होती है सिस्टम, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक सिस्टम होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैंने ये ब्लड वेसल बनाई, इस ब्लड वेसल के बीच में एक और वेसल है, ये देखो एक और वेसल यहाँ पे सेपरेट आती है, फिर वो यहाँ आके ऐसे घुस जाती है, सिंगल, बस ऐसे ऐसे करके फिर आगे निकल जाती है, फिर आगे जाके अगले विलेस में घुस जाएगी, फिर ऐसे, फिर अगले विलेस में, इस तरह से चलती जाएगी। ये स्पेशल ब्लड वेसल को बोलते हैं लैक्टियल, ये फैट के लिए होती है, यानी जो फैट का डाइजेस्टेड प्रोडक्ट निकला वो इसके अंदर जाएगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, तो वो लैक्टियल के अंदर चला जाता है, क्लियर। तो ये फैट के लिए अलग सेपरेट बनी है पाइप खींचने वाली, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग बनी हुई है, राइट।
अभी कोई भी अगर चीज़ इसमें नहीं समझ आती या कोई पार्ट मेरे से छूट गया, तो कमेंट ज़रूर करो ताकि मैं फिर अपना ये जो हमारा कम्युनिकेशन है इसको बेटर बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमेंट्स के आंसर दे सकूँ। तो पूछोगे नहीं तो होगा नहीं और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसा पढ़ा हुआ लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। क्लियर? तो आई होप ये क्लास इंटरैक्टिव हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।